Good evening, students. Welcome once again in second session of second chapter inventory valuation. Right? So इस सेकंड सेशन को कंटिन्यू करें इससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं। बहुत सारे बच्चे जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, आप सभी लोग वीडियो तो देख रहे हो, अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, आपका बहुत अच्छा रिस्पांस है। उस वीडियो का ABR, उसकी एनालिटिक्स काफ़ी अच्छी है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, एक अपील करना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि अगर आप इस चैनल को कंटिन्यू कर ही रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, राइट। ताकि हम लोग के लिए कुछ मोटिवेशनल फैक्टर, जो हम लोग का टीम है पीडिया वाला टीम के लिए कुछ मोटिवेशनल फैक्टर्स हो जाए, राइट। इसी मोटिवेशन से हम लोग अच्छे कंटेंट डिलीवर करते हैं और अरेंज करते हैं। सबसे पहले तो उसका एक टीम वर्क होता है, उसको उस कंटेंट को अरेंज करना होता है और उस अरेंजमेंट के साथ आपको अच्छे से डिलीवर करना मेरी जिम्मेदारी है, राइट। सो हमारी टीम, मेरी और मेरी टीम के मोटिवेशनल के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, राइट, ताकि आपको कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहे, राइट। सो कंटिन्यू करते हैं इस सेकंड सेशन को। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था कि प्रीवियस सेशन जो हम लोग का था, इस प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से एक एनालिसिस प्रोवाइड किया था कि हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे अफेक्ट करता है, हमारा जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है वो कैसे इम्पैक्ट देता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो हमने दो इक्वेशन बताया था। उस दो इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन था कि आपका बिजनेस ऑपरेशन में कैसे इम्पैक्ट देता है, और दूसरा हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये कैसे इम्पैक्ट देता है, राइट। हम लोगों ने काफ़ी कुछ अच्छा एनालिसिस प्रोवाइड किया था। आई होप आप इसे एंजॉय किए होंगे। तो इस सेशन जो प्रीवियस सेशन है वहाँ से आगे हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसका क्या कंटेंट है, या आज का जो सेशन है इस सेशन में क्या कुछ होने वाला है, तो इसको देखते हैं, राइट। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था कि जो हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर है, इस चैप्टर में तीन कंटेंट इंपॉर्टेंट हो गए। एक फर्स्ट इन्वेंट्री, जो वर्ड इन्वेंट्री है उसके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है, मीनिंग है, वो आपको डिलीवर किए जाएंगे। रेस्ट उसका वैल्यूएशन, एंड देन उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के रिगार्डिंग, राइट। तो चलिए, आज का जो कंटेंट है वो फर्स्ट कंटेंट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का क्या कुछ इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट ये देता है हमारे, इम्पैक्ट तो ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। तो ये सिग्निफिकेंस कैसे इम्पैक्ट दे रहा है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, राइट। तो हमारा जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है इसको इसके इम्पॉर्टेंस, इसके सिग्निफिकेंस को थ्री टर्म में डिवाइड किया गया, अर्थात इसमें थ्री काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव डिलीवर्ड होंगे। मतलब आप ये कह लो कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, ठीक है। आपका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन के थ्रू इनकम को डिटरमिन करते हो। ये कैसे होगा, आज के सेशन का मेन पार्ट है। सो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा सो दैट कि आपको अच्छे से इस चीज़ को कंटेंट डिलीवर हो। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एंड थर्ड वन इज लीगल ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द लीगल ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अर्थात फाइनेंशियल पोजीशन जिसको बैलेंस शीट कहते हैं, एंड थर्ड वन इज द लीगल ऑब्जेक्टिव अर्थात लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, राइट। तो चलिए, फर्स्ट कंटेंट कहता है, फर्स्ट कंटेंट जो हमारा कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम कैसे होगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन हमारे इनकम को कैसे डिटर्मिन करता है, राइट। आप ये कहोगे कि हमारा जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है वो कैसे इम्पैक्ट दे रहा है, राइट, कैसे इम्पैक्ट हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन इम्पैक्ट दे रहा है, राइट। तो हमारा जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन फर्स्ट है, सॉरी, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, राइट। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम कैसे ये डिटर्मिन करेगा हमारे इनकम को, कैसे इनकम स्टेटमेंट को, कैसे हमारे जो इनकम स्टेटमेंट रिगार्डिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिंग पीएल है उसको कैसे इम्पैक्ट देता है। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, यू नो वेरी वेल
कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग फॉर द इन्वेंट्री, जो हमारा अकाउंटिंग का सॉरी इन्वेंट्री का जो अकाउंटिंग है उसके रिगार्डिंग क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है प्रॉपर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। मतलब आप ये कह लें कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग फॉर द इन्वेंट्री, जहाँ आपकी इन्वेंट्रीज की अकाउंटिंग की क्या ज़रूरत हुई, कैसे क्या कुछ ये देता है, कैसे इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इंक्लूड होगा। सो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट कंटेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, इसको अच्छे से समझते हैं। कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, मतलब शुरुआत से कहते हैं कि आखिर इन्वेंट्री की अकाउंटिंग की क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम प्रॉपर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम करते हैं। प्रॉपर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम कैसे होगा, तो बाय मैचिंग द अप्रोप्रिएट कॉस्ट। यू नो कि दुनिया का कोई भी जो प्रॉफिट जो होता है अर्थात डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, वो आपके कॉस्ट और रेवेन्यू से मैच होता है, राइट। उसकी जो मैचिंग कॉन्सेप्ट जहाँ पे अवेलेबल होता है कि मैच अगेंस्ट कॉस्ट, अप्रोप्रिएट कॉस्ट इज मैच अगेंस्ट सेल्स अर्थात रेवेन्यू, राइट। सो यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अकाउंटिंग का एक बड़ा ही पॉपुलर मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक बेसिक्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो अप्रोप्रिएट कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू मैच किया जाता है। और यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट कॉस्ट है वो क्या है, COGS। कल मैंने बताया था COGS के बारे में, फर्स्ट सेशन ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जो बच्चे इस सेशन को फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका प्रीवियस सेशन का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, सो दैट आप वहाँ से उसे एक्सेस कर लेंगे, राइट। सो फिर से मैं कहता हूँ, थोड़ा सा माइंड रिकैप देना ज़रूरी है। फर्स्ट कंटेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। डिटर्मिनेशन मतलब ऑब्जेक्टिव जो है हमारा इन्वेंट्री का, यू नो वेरी वेल कि ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री अर्थात सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन को 3 टर्म में, 3 कॉन्सेप्ट में डिवाइड करते हैं, 3 कॉन्सेप्ट में कंक्लूड करते हैं। फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, सेकेंड वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड थर्ड वन इज लीगल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम मतलब फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसे फुलफिल होगा। तो सबसे पहले बैकग्राउंड ये बनता है कि हमारे इन्वेंट्री में अकाउंटिंग की ज़रूरत ही क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इन्वेंट्री में अकाउंटिंग की। तो वो ऑब्जेक्टिव है कि सो दैट कि आप प्रॉपर डिटर्मिन कर सकें क्या इनकम को। प्रॉपर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम करने के लिए आपको कॉस्ट को मैच करना होगा अगेंस्ट रेवेन्यू, जिसको मैचिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। सो हेयर मैचिंग द अप्रोप्रिएट कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू, राइट। और अप्रोप्रिएट कॉस्ट को, कॉस्ट के रिगार्डिंग मैंने कल बताया था COGS, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अर्थात जो चीज़ आप सेल कर रहे हो उसकी कॉस्टिंग क्या है। एंड रेवेन्यू दैट मीन्स सेल्स रेवेन्यू, सेल्स जो है बिगेस्ट सोर्स है रेवेन्यू के लिए, राइट। एक बिगेस्ट सोर्स जो होता है रेवेन्यू जनरेट होता है कहाँ से, बिगेस्ट पोर्शन, बिगेस्ट आप कह सकते हो बिगेस्ट वाइटल इम्पैक्ट देता है रेवेन्यू पे। उसका एक बहुत बड़ा सोर्स है, वो कहाँ से आता है, तो वो होता है सेल्स से, राइट। आप इसको अब आगे देखें कि COGS क्या है। तो कल मैंने बताया था प्रीवियस सेशन में, आज भी मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है। ओपनिंग कॉस्ट प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ पे आज का जो सेशन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि हमारा जो ये क्लोजिंग स्टॉक है इसके रिगार्डिंग यही वो फैक्टर है। मतलब यहाँ पे जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम का आधार है, जो बेसिक थीम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम है, उसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्रेडिएंट्स है तो वो है क्लोजिंग स्टॉक, राइट। सो यहाँ पे मैंने एम्फेसिस किया गया, इसी पे एनालिसिस प्रोवाइड होगी। सो वंस अगेन मैं कहता हूँ कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम कैसे होगा, बाय मैचिंग द अप्रोप्रिएट कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू। अप्रोप्रिएट कॉस्ट का यहाँ पे मतलब है COGS, और यू नो वेरी वेल व्हाट इज द COGS। एंड रेवेन्यू का सोर्स जो है बिगेस्ट सोर्स कहाँ से है, सेल्स से होता है, राइट। सो यहाँ पे COGS के रिगार्डिंग बताया गया है प्रीवियस सेशन में। वैसे मैं बार बार यही कह रहा हूँ सो दैट कि आप प्रीवियस सेशन को देख लें, राइट।
अगर किसी को कहीं प्रॉब्लम है तो काफ़ी मैंने अच्छे से डेरिवेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है COGS का, तो सबसे पहले कॉस्ट के इम्पैक्ट से समझते हैं कि कॉस्ट का इनकम के डिटर्मिनेशन पे क्या इम्पैक्ट होता है, ये जानना बेहद ज़रूरी है, राइट। सो कॉस्ट यहाँ पे फॉर्मूला क्या, ओपनिंग परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बट मैंने वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक है यही वो वेरिएबल फैक्टर्स है, यही वो वेरिएबल फैक्टर है जो आपको डिटरमिन करेगा इनकम का। जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम का, यही वो वेरिएबल फैक्टर है जिसके बिहाफ पे आप इनकम को डिटरमिन करोगे। मैं सिंपली यही कहना चाहता हूँ। सो इस बात को नोट कर लेना माइंड में, राइट। सो अब कहता है यहाँ तो हो गया अप्रोप्रिएट कॉस्ट इज मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यू, ठीक है जी। बट अब क्या, अब कैसे, यहाँ पे तो बताया गया है, चूंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा थीम क्या है, मेन थीम क्या है, जो कुछ भी कॉन्सेप्ट घूम रहा है वो किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो वो है इन्वेंट्री, यू नो। तो यहाँ पे इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक, राइट, इन्वेंट्री से ही संबंध रखता है। ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री यू नो वेरी वेल, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंसर्न में क्या कहलाता है। तो चूंकि जब वाइटल फोर्स वही है तो उसी इंग्रेडिएंट्स को पकड़ा, मतलब उसी इंग्रेडिएंट्स को के रिगार्डिंग एनालिसिस की जाएगी कि क्या इससे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम पॉसिबल है या नहीं, राइट। तो इसको देखते हैं। तो मान लो कि कैसे ये इनकम को डिटरमिन करेगा। तो चलो सपोज करो कि क्लोजिंग स्टॉक अगर तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम कैसे होगा कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम होगा अगर ओवर वैल्यूएट हो गया क्लोजिंग स्टॉक, अगर अंडर वैल्यूएट हो गया क्लोजिंग स्टॉक तो इनकम पे क्या इम्पैक्ट होगा। दैट इज, दिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, राइट। मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट घूम रहा है वो क्लोजिंग स्टॉक के इर्द गिर्द। सो यू हैव टू फोकस ऑन क्लोजिंग स्टॉक। और केस क्या है, केस यही है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएशन हो गया, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन हो गया तो इनकम पे क्या कुछ इम्पैक्ट देगा, इस बात को समझना है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट। सो फर्स्ट है ओवर वैल्यूएशन, कि अगर ओवर वैल्यूएट कर गया तो क्या होगा। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से क्या होगा कि आपका जो इनकम है, आपका जो करेंट प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर जाएगा। वो कैसे, कहता है अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हुआ जिसके कारण लीड्स टू इंक्रीज द करेंट प्रॉफिट, आपका जो करेंट ईयर का, जो करेंट फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर जाएगा। ये मैं दिखाऊंगा प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करके, राइट। फिलहाल अभी थ्योरी डिलीवर कर रहा हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक जो यहाँ पे अप्रोप्रिएट कॉस्ट का एक मोस्ट इंग्रेडिएंट है क्लोजिंग स्टॉक, ये कहता है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक में ओवर वैल्यूएशन होने से अंडर वैल्यूएशन से डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम कैसे होगा, यही इस पॉइंट का डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम का मेन थीम है। सो मैं बार बार इस पे आपको रिपीट करवा रहा हूँ, राइट। सो क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूएट हो गया तो उससे इम्पैक्ट क्या होगा, आपका जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर जाएगा। मैं दिखाऊंगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन हो गया, राइट, तो अंडर वैल्यूएशन होने से क्लोजिंग स्टॉक क्या लीड्स टू टू काइंड्स ऑफ सिचुएशन अराइज होता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन हुआ तो उससे दो प्रकार के सिचुएशन अराइज होता है। पहला सिचुएशन है डिक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट और दूसरा है इंक्रीज इन सक्सीडिंग ईयर प्रॉफिट। मतलब आपका दो जगह इम्पैक्ट होगा अंडर वैल्यूएशन से। पहला कि करंट ईयर का प्रॉफिट डिक्रीज करेगा और दूसरा सक्सीडिंग ईयर का, नेक्स्ट आने वाले आगामी साल में उसके जो प्रॉफिट होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। वो कैसे, राइट। यही वो थीम है जिसके आधार पे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम कंक्लूड होगा, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन इसके रिगार्डिंग है। फर्स्ट केस में अभी एक्सप्लेनेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ, किसका मैं बताऊंगा, केस प्रोवाइड करूंगा, राइट।
तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, यू नो वेरी वेल ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है। मैं एक फॉर्मेट देता हूं, देन मैं कहूंगा कि क्या अंडर वैल्यूएशन से क्या कुछ होगा, ओवर वैल्यूएशन से क्या कुछ होगा, राइट। सो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया गया। ऑब्वियसली ये ट्रेडिंग अकाउंट में ये सारे आइटम दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले यू नो वेरी वेल मैंने सारे ये जो एग्जाम्पल दिए हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दिए, सो दैट कि मैं आपको ये समझा सकूं कि अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से क्या होता है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से क्या होता है, राइट। आई होप इस बात को आप समझेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट इंग्रेडिएंट ओपनिंग स्टॉक। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपया का एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन लिया है, ऑब्वियसली हाइपोथेटिकल अजम्पशन ही होता है। तो 1 लाख परचेजेज मैंने किया है 20,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है मैंने 10,000, राइट। मैंने सेल्स लिया है 2 लाख का और क्लोजिंग स्टॉक लिया है कितने का, 60,000 का, अपने से अज्यूम किया। और मैंने यहाँ क्लोजिंग स्टॉक को अलग बॉक्स के रूप में दिखाया क्योंकि फोकस तो इसी पे है, इसलिए मैंने इसको अलग से दिखाया है। तो टोटल कितना हो गया, 2,60,000, राइट। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, यू नो वेरी वेल। इसमें ये सारे 1,20,000, 30,000, 1,30,000 को घटाओगे तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा बैलेंसिंग फिगर, वो आया 1,30,000, ठीक है। ये आपको इस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से ये समझ में आया कि अगर इस तरीके का फिगर रहा तो 1,30,000 का ग्रॉस प्रॉफिट होता है बिजनेस में, ठीक है। अब सिचुएशन है क्या, हम लोग का अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन। तो देखते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूएशन किया गया तो क्या होगा। अंडर वैल्यूएशन मतलब आप देखो यहाँ पे मैंने क्लोजिंग स्टॉक को 60,000 का फिगर प्रोवाइड किया है अमाउंट, और यहाँ पे मैंने क्लोजिंग स्टॉक को 50,000 अमाउंट प्रोवाइड किया, तो अंडर वैल्यूएशन हो गया। मतलब जो आपका क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है मतलब कम पे दिया गया है, तो यहाँ पे 50,000 है, तो अंडर वैल्यूएशन केस। क्लोजिंग स्टॉक किस केस में फॉल किया, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, राइट। सेल्स वगैरह सब फिगर सेम है, ओपनिंग स्टॉक फिगर सेम है, परचेज एक्सपेंस सब कुछ सेम है, मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। सिर्फ आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो फ्लक्चुएट किया, और फ्लक्चुएट क्या किया है, वो डिक्रीज हुआ, अंडर वैल्यूएशन में गया है। तो उससे क्या फर्क पड़ा, आप ग्रॉस प्रॉफिट देखो 1,20,000 आ जाता है। मतलब अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हुआ तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। आप यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 60,000, तो हमारा प्रॉफिट कितना आया, 1,30,000। यहाँ पे हमने क्लोजिंग स्टॉक को माना है जिसको बोलते हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसको माना है 50,000, तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1,20,000 हो गया। अर्थात 10 जितना आपने यहाँ डिक्रीज किया, क्लोजिंग स्टॉक को जितना आपने डिक्रीज किया उतना से आपका ग्रॉस प्रॉफिट इम्पैक्ट कर गया, अर्थात डिक्रीज कर गया। आई होप आप यू आर गेटिंग द पॉइंट, व्हाट इज द केस ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ये भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट है, राइट। ये केस हो गया अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, राइट। जो डिक्रीज मैंने दिखाया था, डिक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट। अब है दूसरा मैंने केस बताया था, जरा पॉइंट को फिर से समझेंगे कि अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता है तो 2 काइंड ऑफ सिचुएशन अराइज होता है, डिक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट और इंक्रीज इन सक्सीडिंग ईयर प्रॉफिट। तो ये केस तो कंप्लीट हो गया, राइट। अब सेकंड केस को देखना है, तो सेकंड केस हमारा है फिर वही सेम अजम्पशन, ऑब्वियसली सेम अजम्पशन लिया, मैंने 2 लाख सेल्स है, 60,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। या अब जो होगा, राइट, चूंकि आप देखो कि प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कितना है, 50,000 है ना। तो जब आप जो मैं बताता हूँ इसके रिगार्डिंग, ये फाइनेंशियल नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का है, 2023 का है, राइट ना। ये 2023 का है फाइनेंशियल ईयर 22 और 23,
और ये है 21 और 22, राइट। सो अब यहाँ पे इम्पैक्ट है कि कैसे सक्सीडिंग ईयर प्रॉफिट को ये डिक्रीज इंक्रीज करेगा, राइट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो जरा देखा जाए, सेम सिचुएशन, सेल्स क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, ठीक है, सेम अमाउंट, और ये ओपनिंग स्टॉक में सिर्फ फ्लक्चुएशन होगा। और वो क्यों होगा? क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक आने वाले आगामी साल का वो ओपनिंग बन जाता है। अकाउंटिंग कंसेप्ट है, वेरी बेसिक सा, सब कोई जानता है। तो प्रीवियस ईयर का जरा देखा जाए कि प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है 50,000, तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 50,000। यही वो गेम है जहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाएगा, रिजल्ट चेंज हो जाएगा। सेम परचेज सेम है, एक्सपेंस सेम है, सारा कुछ सेम है, सिर्फ ओपनिंग स्टॉक का फ्लक्चुएशन हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग होता है आने वाले साल का वो ओपनिंग हो जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट देखे क्या हो गया? 1,80,000। मतलब कितना बड़ा इंक्रीज आया है प्रॉफिट में, इंक्रीज इन सक्सीडिंग ईयर प्रॉफिट। देखो कहाँ 1,80,000 और कहाँ आपका 1,20,000, राइट, आ गया ना। सो मैंने यही दो कॉन्सेप्ट आपको समझाने का कोशिश किया कि जब भी ये केस मैंने समझाया है कि जब भी ये वाला अंडर वैल्यूएशन, कि जब भी अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होगा तो टू काइंड ऑफ सिचुएशन अराइज होगा। फर्स्ट कि करंट ईयर का प्रॉफिट घटेगा और आने वाले सक्सीडिंग ईयर की प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आई होप मैंने इसको आपको कंक्लूड कर दिया। सेकंड सिचुएशन है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कि जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएट हो जाएगा। सेम क्वेश्चन मैंने हाइपोथेटिकल लिया है, 2,60,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक, सेम अमाउंट यू नो, जिसके कारण हमारा जो प्रॉफिट का फिगर है 1,30,000 हो गया, राइट। अब 1,30,000 हो गया तो सिचुएशन क्या है, ये मैंने अभी प्रोवाइड किया। अब इसको दिखाएंगे कि कैसे ओवर वैल्यूएशन होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये तो सिंपल है कि क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है तो हमारा प्रॉफिट कितना है? 1,30,000। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूएट हो गया अर्थात 1,00,000 हो गया, राइट। तो 1,00,000 होने से क्या हो गया? टोटल पहले कर लीजिए, मतलब इट इज अ केस ऑफ ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। दैट मीन्स 2,00,000 का सेल्स है और 1,00,000 का क्लोजिंग स्टॉक, दैट मीन्स कितना हो गया? टोटल अमाउंट 3,00,000। अब इस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड को डेबिट साइड वाले टोटल से घटाएंगे, दैट मीन्स 1,00,000 परचेज और एक्सपेंस। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट का जो फिगर है वो आ गया 1,70,000। जरा देखा जाए कि कहाँ आपका क्लोजिंग स्टॉक 60,000 था तो आपका जो प्रॉफिट का फिगर था 1,30,000, और जैसे ही मैंने क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया, ओवर वैल्यूएट कर दिया 1,00,000, तो आपका जो प्रॉफिट का फिगर है वो 1,70,000 हो गया। मतलब 1,30,000 से 1,70,000 बढ़ गया। मतलब जितना यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जितने अमाउंट से बढ़ा उतने अमाउंट से यहाँ प्रॉफिट का फिगर बढ़ा। सेम, सो इट इज अ केस ऑफ ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सो यहाँ पे इम्पैक्ट क्या हो गया कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है ओवर एस्टिमेटेड फिगर दिखाएगा, जो बिजनेस में है ही नहीं, आप ये दिखा रहे हो। सो सिंपली दिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। मतलब आप यूं कहें कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन कि ये कैसे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम में सहायता देता है, कैसे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम करता है एक्चुअली में, राइट। सो मैंने आपको एक कंक्लूजन प्रोवाइड किया है, आई होप आप इसे समझ पाए होंगे, राइट। सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यू नो वेरी वेल कि इन्वेंट्री इज अ काइंड ऑफ करंट एसेट। जो इन्वेंट्री है एक करंट एसेट की कैटेगरी में फॉल करता है। यू नो वेरी वेल कि एसेट क्या है, करंट और नॉन करंट। सो करंट अगर वो एसेट है तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट में ही दिखेगा।
तो मैंने सीधा आपको बैलेंस शीट दिखा दिया और इससे आप असेसमेंट कर सकते हो कि ये क्या शो करेगा। इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि बैलेंस शीट का पार्ट है और बैलेंस शीट का पार्ट होगा तो ऑब्वियसली वो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होगा ही होगा, राइट। तो कैपिटल और लायबिलिटी शो होता है और एसेट इस साइड, तो करंट एसेट के हेड में इन्वेंट्री वैल्यूएशन शो होगा और इस तरह से ये बैलेंस शीट क्या शो करेगा, फाइनेंशियल पोजीशन। जो भी अमाउंट रहे, जितना भी अमाउंट रहा, उससे आपका फाइनेंशियल पोजीशन दिखेगा। सिंपली इसका मतलब ये है, राइट। अब ये कहता है कि कैसे ये फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है, कैसे अफेक्ट करेगा। तो जरा देखा जाए, एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि फाइनेंशियल पोजीशन का डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमिन होते हैं। तो पहला एसेट, दूसरा एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू और प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब वही रिजल्ट। अब ज़्यादा मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, चूँकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि एक इन्वेंट्री जो पार्ट ऑफ करेंट एसेट होता है, सो कहता है कि इन्वेंट्री जो दिखता है वो बैलेंस शीट के अंदर करेंट एसेट में दिखता है। सो इफ दिस फिगर इज नॉट करेक्टली वैल्यूड, अगर आप इस फिगर को करेक्ट नहीं करोगे, अगर ओवर वैल्यूएशन करोगे तो मैंने दिखाया क्या हुआ, अंडर वैल्यूएशन करोगे तो मैंने दिखाया क्या होगा। सो यही वो कहना चाहता है कि अगर आपका इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन है करेक्टली अगर इसे नहीं किया गया तो वो बैलेंस शीट को जो करेक्ट फिगर है, जो बैलेंस शीट शो करता है करेक्ट फिगर ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो शो नहीं करेगा, या तो ओवर एस्टिमेटेड होगा या अंडर एस्टिमेटेड होगा, राइट। सो अब इसके अकॉर्डिंग कि कैसे कोई एसेट फाइनेंशियल पोजीशन को इम्पैक्ट करेगा, ये देख लिए, सिंपल सा है। पहले डिटर्मिनेंट्स देख लो। अब एसेट क्या है, इट इज अ मेजर वाइटल पार्ट ऑफ डिटरमिन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। क्यों? क्योंकि एसेट है, बिजनेस में एसेट है, अगर ज़्यादा एसेट होगा, मोर एसेट लीड्स टू मोर फाइनेंशियल पोजीशन, बस सिंपल फैक्टर्स है। यू नो कि एसेट जो होता है फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमिन करता है। जब एसेट फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमिन करेगा तो ज़्यादा एसेट ज़्यादा फाइनेंशियल पोजीशन, सिंपल सा है। इसी फंडा के आधार पर ये कह सकते हो कि अगर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन अगर करेक्टली नहीं किया गया तो ये अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन के केस में फॉल करेगा, जिसके कारण प्रॉफिट पे इम्पैक्ट होगा। सो मैंने ये आपको इम्पैक्ट आपको डिलीवर कर दिया है, राइट। लीगल कंस्ट्रेंट थर्ड ऑब्जेक्टिव है क्या, कहता है कि आपका जो थर्ड ऑब्जेक्टिव कहता है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब सिर्फ आप अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव को आप ना देखो, आपको सिर्फ अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव ही नहीं देखना है, आपको लीगल पर्सपेक्टिव भी देखना है। तो लीगल पर्सपेक्टिव कहता है कि कंपनीज एक्ट कहता है इसके रिगार्डिंग कि कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स दैट डिटेल्स ऑफ ईच क्लास ऑफ गुड्स, यू नो इन्वेंट्री, कि डिटेल्स ऑफ ईच क्लास ऑफ गुड्स अलोंग विथ मोड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। क्योंकि मैंने बताया कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बताता है कि जो आपका इन्वेंट्री है वो किन किन चीज़ों से बना होता है, क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है। तो कहता है कि अगर आप इन्वेंट्री को फोकस कर रहे हो तो इन्वेंट्री से एसोसिएटेड जो इन्वेंट्री जिससे एसोसिएट होता है वो सारे पार्ट्स इंग्रेडिएंट्स को आप केयरफुली देखो। तो कंपनीज एक्ट कहता है Companies Act requires that details of each class of goods along with the modes of valuation of raw material, work in progress, finished goods should be disclosed in the financial statement। मतलब इसकी क्या स्थिति है और इसकी वैल्यूएशन वो भी डिस्क्लोज होंगे। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री में सिर्फ फिनिश गुड्स नहीं होते हैं, रॉ मटेरियल, राइट। मैंने बताया है कि रॉ मटेरियल होते हैं, है ना, स्पेयर होते हैं, ये मैंने आपको डे 1 क्लास में आपको समझाया था, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, राइट। डे 1 की जो क्लास है, राइट, ये कि इन्वेंट्री जो इंक्लूडेड होती है, जो इन्वेंट्री जो कंप्लीट कंसिस्ट जो बना होता है, जिससे बना होता है इन्वेंट्री, दैट मीन्स रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स ऑल्सो। तो कंपनीज एक्ट अर्थात लीगल पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग इन्वेंट्री ये कहता है कि ईच क्लास ऑफ गुड्स को अच्छे से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया जाए।
इवन इसका वैल्यूएशन भी। सिर्फ इन्वेंट्री का फिनिश गुड्स नहीं, बल्कि रॉ मटेरियल को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया जाए, अब वर्क इन प्रोग्रेस को भी दिखाया जाए, स्टोर्स एंड स्पेयर्स ऑल्सो। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को बढ़िया से आपको दिखाना चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इन्वेंट्रीज, और ये कौन कहता है? हमारा कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट है। सो अगर लीगल रिक्वायरमेंट है तो हमें तो फुलफिल करना पड़ेगा, जो भी बिजनेस यूनिट बिजनेस कंसर्न है, राइट। सो यहाँ तक हमने आपको पॉइंट डिलीवर कर दिए हैं, राइट। तो यहाँ तक हम लोगों ने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है कि व्हाट इज़ इन्वेंट्री। इसके बाद एक और सेशन होगा जो थ्योरेटिकल सेशन होगा, काफ़ी एनालिटिकल अप्रोच के साथ, राइट। और आप उसे स्किप ना करेंगे, उसे ज़रूर एंजॉय करें। देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सेशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज और उसके क्वेश्चन, राइट। देन उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। तो आई होप 2 या 3 और वीडियोज़ में आपका ये चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा, राइट। सो यू नो वेरी वेल, मैंने पहले भी आपको बोला था, इस बार भी बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे हैं, जो भी हमारे फ्री सेशन में है, जो भी हमारे प्रीमियम सेशन में है बच्चे, सभी लोग के लिए एक अपील है। प्रीमियम सेशन वाले भी बच्चे जो हमारे एप्लीकेशन से जुड़े, वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि हमारे लिए एक मोटिवेशन मिले और आपके लिए अच्छे से कंटेंट को डिलीवर करें, राइट। सो मुझे उम्मीद है आप डेफिनेटली इसको मेरी रिक्वेस्ट को मानोगे और मुझे एक काइंड्स ऑफ मोटिवेशन फोर्स या काइंड्स ऑफ एक मोटिवेशन मिलेगा, राइट। थैंक यू सो मच। आज इस सेशन को यहीं पे मैं कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे फिर से वंस अगेन। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।